Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of AITS Major Test 11th and it was held on 27th April 2025. Let's start with first question of physical chemistry and it is question number first. Question number 1 is the oxidation number of C in HCN and HNC respectively are. HCN और HNC में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पूछा हुआ है, तो आप बॉन्डिंग से कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं HCN HC ट्रिपल बॉन्ड N है और HNC में HN सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C और डेटी बॉन्ड C है। तो ट्रिपल बॉन्ड और N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे -3 इस पे +3, हाइड्रोजन कार्बन में +1 -1, ओवरऑल कार्बन हो गया हमारा +2 और इस केस में हाइड्रोजन +1 नाइट्रोजन -1 और इस डबल बॉन्ड की वजह से, एक तो डेटी बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड की वजह से कार्बन पे +2 नाइट्रोजन पे -2। तो अगर हम दोनों में देखें तो हाइड्रोजन +1 में है, नाइट्रोजन -3 में है और कार्बन +2 में है। तो इन ईच केस कार्बन किस स्टेट में बच्चे +2 में है। तो +2 फर्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप बोर्ड पे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेड बाय n = 3, l = 2, m = +2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों डिफाइंड है। मतलब एक ऑर्बिटल की ही तो बात कर रहा है। जब n की वैल्यू 3 है बच्चे तो 3, l की वैल्यू 2 तो d और m की वैल्यू +2 है तो या तो ये dxy है, yz है, xz है, dz² को छोड़ के बाकी कोई भी आप सोच सकते हैं। मतलब ये 3D का इन 5 में से कोई एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 इन 5 में से कोई एक है। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 1। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप 5 देखें बोर्ड पे। अमाउंट ऑफ 0.8 मोल ऑफ PCl5 and 0.2 मोल PCl3 आर मिक्सड इन 1 लीटर फ्लास्क। इक्विलिब्रियम 0.4 मोल PCl3 रिप्रेजेंट। ओके, सिंपल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। एक रिएक्शन लिख लिया जाए हम लोग। ये जो जिसकी बात कर रहा है ये PCl5 गोज टू PCl3 प्लस Cl2 ऑल आर इन गैस फेज। तो सारे के सारे गैस फेज में हैं। शुरू में ये 0.8 मोल है, PCl3 0.2 मोल है और तब क्लोरीन 0 मोल है। इस 0.8 में से अगर X डिकम्पोज हुआ होगा तो 0.2 में कुछ X और Cl2X बना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PCl3 0.4 मोल है। मतलब दिस वैल्यू इज गिवन एज 0.4, तो हमें समझ में आ गया कि X की वैल्यू हो गई बच्चे 0.2। तो PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.8 माइनस 0.2 0.6। PCl3 तो भाई दिया ही है क्वेश्चन ने 0.4 और Cl2 हमारा हो गया बच्चे 0.2। ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो कैसी आ जाना है 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 और डिवाइडेड बाई 0.6। तो ये हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो आपको 0.13 मोल पर लीटर आंसर अप्रॉक्स आ जाता है। तो ये था केमिकल इक्विलिब्रियम का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आसान सा कैलकुलेशन भी। होप आप सब लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 है बच्चे। pH ऑफ 4 × 10⁻⁴ मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज। आयनिक इक्विलिब्रियम का एक बेसिक सा क्वेश्चन। अगर हम H2SO4 की बात करें तो ये 2H पॉजिटिव देता है, तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 2 × 4 × 10⁻⁴ दैट इज 8 × 10⁻⁴। और अगर हमसे pH कोई कहता तो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 8 × 10⁻⁴ दैट इज माइनस लॉग 8 और माइनस लॉग 10⁻⁴। माइनस लॉग 10⁻⁴ becomes 4। 4 माइनस लॉग 8 की वैल्यू log 2 का पावर 3, 3 log 2, 3 टाइम्स ऑफ log 3 एंड दैट इज 0.3। तो ये 0.9 हो जाएगा
तो आंसर विल बी 3.1 सेकेंड आंसर। तो 6 भी एक सिंपल सा कैलकुलेशन था। log 8 आप समझ रहे हैं कि log 8 को हम लोग क्या लिख सकते थे बच्चे, log 2 का पावर 3 दैट इज 3 log 2, और log 2 क्वेश्चन में दिया हुआ था तो वो उठा के इधर रख दिया है मैंने, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 0.9। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका pH ऑफ 0.01 मोलर अमोनियम सल्फेट एंड 0.02 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बफर। लिख ही दिया है बफर, बेसिक बफर, वीक बेस और उसके सॉल्ट का बफर, तो इससे आसान क्या होगा। बेसिक बफर के pH के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि पहले pOH निकालिए हेंडरसन इक्वेशन से, pKb प्लस लॉग सॉल्ट में कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन। तो pKb तो बच्चे दे दिया है इसने, अच्छा यहाँ भी परेशान किया, pKa दे दिया है, हमको चाहिए pKb। तो आपको पता है कि pKa प्लस pKb जो होता है वो होता है हमारा 14, तो pKb आ जाना है 14 माइनस 9.26, तो ये हमारा 4.74 है भाई, और प्लस लॉग अमोनियम की कॉन्सेंट्रेशन, अमोनियम सल्फेट में 1 में 2 है तो इसका डबल हो जाएगा 0.02, और डिवाइडेड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो 0.02 ही है, तो ये आ गया 4.74। तो pH आ गया 14 माइनस 4.74 दैट इज 9.26। तो आंसर हमने करना है 4th। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल ट्विस्ट था। एक तो सॉल्ट में अमोनियम सल्फेट दिया था, जो 1 अमोनियम सल्फेट 2 अमोनियम देगा, तो यहाँ जो आप कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं बच्चे कॉन्जुगेट पेयर का रखते हैं, तो वो डबल करना था हम लोगों को। दूसरा प्रॉब्लम था कि जहाँ हमको ज़रूरत थी pKb की, उसने अमोनियम आयन का pKa दे दिया था और हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का pKb चाहिए था, तो ये प्रिकॉशन लेना था आपको। होप आपने ये भी सही किया हो, आसान प्रॉब्लम था ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 14 देखिए आप, द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट A to B is 40 किलोजूल पर मोल। If the system goes from A to B by a reversible path and returns to state A by an irreversible path, then what would be the net change in internal energy? बच्चे आप जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज जो होता है, डेल्टा U जो होता है, वो स्टेट वेरिएबल है, स्टेट फंक्शन है, मतलब ये नहीं डिपेंड करता कि व्हाट इज द पाथ, वो बस और बस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर ए से बी गया, बी से वापस ए में आ गया, तो नेट डेल्टा यू तो 0 हो जाना है। तो ऐसे केस में डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4th आंसर। फोर्टीन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखें आप, द करेंट ऑफ 9.65 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 10 मिनट डिपॉजिट 3 ग्राम ऑफ द मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज। सिंपल है ये भी, आप या तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं m इज इक्वल टू ई बाई एफ इंटू आई टी। तो आप E लिख सकते हैं बच्चे mf बाई आई टी। तो मास डिपॉजिट हुआ है 3 ग्राम, फैराडे कांस्टेंट है 96500, आई है आपका 9.65 एम्पियर, और 10 मिनट्स के लिए पास किया है 10 इंटू 60। तो ये 9.65 से अगर हम यहाँ 9.65 कर दें तो ये हमारा कैंसिल है, 0000 ये भी कैंसिल कर देते हैं हम लोग। 9.65 से ये 100 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो ये 300/6 या ये 326 और 2 से ये 50 टाइम्स, तो 50 ग्राम पर इक्विवेलेंट विल बी द इक्विवेलेंट मास एंड थर्ड विल बी द आंसर। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का सिंपल फॉर्मूला लगाए और आंसर मिल जाएगा। ई यहाँ इक्विवेलेंट मास है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखें आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। इनमें से क्या गलत है मॉलिक्यूलैरिटी के लिए। चलिए, इट मे बी 1, 2 और 3। हाँ, मॉलिक्यूलैरिटी होता है 1, 2, 3, यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर, ऐसा पढ़ा है आपने। मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं होता, मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल नहीं होता, नेगेटिव सवाल ही नहीं होता। तो इट मे बी आइदर होल नंबर और फ्रैक्शन, ये तो गलत बोल गया, फ्रैक्शनल नहीं होता मॉलिक्यूलैरिटी।
तो ये स्टेटमेंट तो पक्का रॉन्ग है। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन, एकदम सही बात। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसी को तो आप मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड इट डिपेंड्स ऑन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, एकदम सही बात। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी ही इंपॉर्टेंट है, उसी से तो आप रेट लॉ तय करते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट सही थे एक्सेप्ट सेकंड ऑप्शन। तो हमने वहीं तो ढूंढना था कि रॉन्ग कौन सा है, तो सेकंड विल बी द आंसर। 22 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखें आप। Heat evolved in neutralization of either 1 mole HCl or 1 mole H2SO4 with NaOH is same. HCl 1 मोल अगर न्यूट्रलाइज होगा बच्चे तो HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके NaCl और H2O देगा और हीट रिलीज होगा -57.33 किलो जूल। 1 मोल 1 इक्विवेलेंट समझ में आता है क्योंकि HCl का n फैक्टर 1 है, लेकिन H2SO4 का 1 मोल न्यूट्रलाइज हो के लिए 2 मोल NaOH कंज्यूम होगा और तब प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4, लेकिन 2 मोल वाटर और एनर्जी 57.33 इंटू 2 किलो जूल होगी, मतलब H2SO4 का n फैक्टर 2 है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, सेम नहीं हो सकता। H2SO4 में डबल एनर्जी रिलीज होगी एज कंपेयर टू HCl, क्योंकि HCl का 1 मोल इज 1 इक्विवेलेंट और H2SO4 का 1 मोल इज 2 इक्विवेलेंट। स्टेटमेंट 2 इज बोथ HCl एंड H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो सही बात है, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट और दूसरा करेक्ट, ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा हमने। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर 4 समझ में आता है 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 28 देखें आप। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ LiCl NaCl KCl। मोलर कंडक्टेंस का थ्योरी पार्ट जब आपने पढ़ा है बच्चे, तो आपने ये पढ़ा है कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा इक्वोस्फीयर उतना बड़ा हो जाएगा, और जितना बड़ा इक्वोस्फीयर होगा उसकी मोबिलिटी उतनी पुअर हो जाएगी। मोबिलिटी पुअर होना मतलब कंडक्शन पुअर होना। आप जानते हैं कि Li पॉजिटिव इक्वोस्फीयर, Na पॉजिटिव इक्वोस्फीयर और K पॉजिटिव इक्वोस्फीयर में सबसे बड़ा आयन है Li पॉजिटिव। तो आयनिक मोबिलिटी का जो ऑर्डर है, आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं ये चीज, फिजिकल में भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव में सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी K पॉजिटिव की हो जाएगी, और इस वजह से आयनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस सबसे बेहतर K पॉजिटिव KCl का होगा, Na पॉजिटिव NaCl का होगा, Li पॉजिटिव LiCl का सबसे कम होगा। तो ये ऑर्डर हमको मिल जाएगा। तो मैंने तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, आप ऑर्डर देख सकते हैं, डिक्रीजिंग दिया हुआ है। तो KCl NaCl LiCl सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दूसरा सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप बोर्ड पे। रेट कांस्टेंट, activation energy and the Arrhenius parameter of a chemical reaction are given. The rate constant at T is equal to infinity. बच्चे आपने पढ़ा है कि log K is equal to log A minus EA by 2.303 RT, और ये भी पढ़ा है कि T बढ़ने से K बढ़ता है, और हाँ इस वजह से रेट बढ़ता है। When T tends to infinity, T को अगर हम इनफाइनाइट करें तो ये वैल्यू 0 हो जानी है, और K टेंड्स टू A हो जाता है, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू आर्हेनियस पैरामीटर के बराबर हो जाती है जब टेम्परेचर इनफाइनाइट करते हैं। और हाँ ये वो कंडीशन है जब हर कोलिजन इफेक्टिव हो जाता है। तो आपको ढूंढना था कि कब K और A बराबर है, चूंकि T, तो हमने जो वैल्यू दी हुई है आर्हेनियस पैरामीटर की वो है 5 × 10⁻14, तो यही तो K की वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर 2 करेंगे, T इनफाइनाइट K इक्वल टू A हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखें आप बोर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। पानी में गैस की सॉलिबिलिटी की बात कर रहा है। सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रॉन्ग स्टेटमेंट। गैस की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है, क्योंकि सॉलिबिलिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। गैस की सॉलिबिलिटी पानी में हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया भाई इनकरेक्ट। अ मोर पोलर गैस विल बी लेस सोल्युबल। व्हाट इज अ पोलर सॉल्वेंट? वाटर चूंकि पोलर सॉल्वेंट है तो मोर पोलर गैस विल बी मोर सोल्युबल। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ये कह रहा है कि पोलर गैस कम सोल्युबल होगा। सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, ये तो हेनरीज लॉ है जो कहता है कि कितना गैस डिसॉल्व होगा उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये तो सही स्टेटमेंट। सॉलिबिलिटी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये भी गलत। अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी हम लोगों ने कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक ऑलवेज। तो एक्सेप्ट थर्ड, बाकी सब गलत है। तो आंसर हमने क्या करना है बच्चे? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 35 देखिए आप। When 25 mole of CCl4 and 25 ml of toluene are mixed, the total volume of solution will be। आपको पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉल्वीन जब मिलाते हैं तो बच्चे इंटरमोलिकुलर फोर्स पहले से कम हो जाता है, और ये पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन का मतलब वॉल्यूम इज मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग इसका पॉजिटिव हो जाता है, मतलब इसका V सॉल्यूशन VA प्लस VB से ज्यादा हो जाता है। तो 25 अगर मिलाया है तो 50 ml शुड बी द वॉल्यूम, ये 50 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो आंसर मोर देन 50 ml करते हैं हम लोग, सेकंड ऑप्शन 35 का। क्वेश्चन 35 के बाद 37 देखिए आप बोर्ड पे। The probability density curve for 2s electron appears like। 2s इलेक्ट्रॉन के लिए probability curve कैसा अपीयर होगा ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि s के कर्व मैक्सिमा से शुरू होते हैं, और 2s में नोड्स कितने हैं बच्चे? रेडियल नोड्स। तो एक रेडियल नोड है, तो एक रेडियल नोड वाला ग्राफ हमको ढूंढ लेना है। एक रेडियल नोड का एक ही ग्राफ है, फर्स्ट आंसर। ये तो मिनिमा से शुरू हो रहा है। ये साई स्क्वायर का कर्व जो है वो नोड से नहीं दिखा रहा, और साई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो आपको आंसर पहला मिल जाएगा। 37 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 बोर्ड पे आप देखिए। फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए गोज टू बी टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन इज ओके। तो आपको पता है बच्चे कि जो स्लो होता है उसको हम लोग आरडीएस कहते हैं, और आरडीएस से रेट लॉ लिखें तो आर इज इक्वल टू K2 A मल्टीप्लाइड बाई C होगा। और C चूंकि हमारे नेट रिएक्शन में नहीं है, तो C के लिए हम पहले इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं, दैट इज K1 एंड इट इज C बाई A। तो हमें यहां से C की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाती है K1 मल्टीप्लाइड बाई A। और अब अगर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो R इज इक्वल टू K2A तो था ही, और C की जगह पे K1A रख दिया। तो K1A रख देने से एक्सप्रेशन हो गया K1 इंटू K2 और A का पावर 2, ये हमारा रेट लॉ आ जाएगा। तो ऐसा आंसर है बच्चे हमारा थर्ड। तो इसका 39 का थर्ड आंसर करते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, ये जो बच्चे है ये रेट कांस्टेंट है, और ये जो K1 है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आपने जब ये चैप्टर पढ़ा है तो ऐसी बड़ी सारी प्रैक्टिस कर रखी है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये नॉलेज में होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 45 देखें आप। द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 टू KClNO2 ऑन हीटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। KClO3 को अगर हम हीट करते हैं, कह रहा है बच्चे, तो ये पोटेशियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन गैस दे देता है। तो हम देख रहे हैं Cl+5 से -1 में जा रहा है, ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है। रेडॉक्स का एग्जाम्पल है।
लेकिन ये विद इन द मॉलिक्यूल रेडॉक्स हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में रेडॉक्स हो रहा है, तो इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स कहेंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन तो कह नहीं सकते, डिस्प्रोपोर्शनेशन सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 45 था ये, और ये लास्ट क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का। होप आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया हो। थैंक यू सो मच।